नमस्कार साथियों, सभी का हार्दिक अभिनंदन व मोस्ट वेलकम आपके अपनी YouTube चैनल एमएल स्टडी पॉइंट पे। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं आंतरिक प्रवाह की जो नदियां पढ़ रहे थे उसी का दूसरा पार्ट लेके आया हूं और उसके अंदर आज अपन पढ़ाएंगे घग्गर नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए क्लास के अंत तक, पर घबराना नहीं है, बीपी नहीं बढ़ानी है। नदियां हैं जो आपका पाठ्यक्रम है यही का यही याद हो जाएगा, भूलना नहीं है, ओनली फॉर क्लास में ध्यान देना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको दोबारा। और अपन शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले नदी पढ़ेंगे आज की जो हमारी नदी रहने वाली है वो नदी है घग्गर नदी। अब बात अंदर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहले आज की जो नदी रहने वाली है वो हमारी नदी कौन सी है भाई? गुरुजी घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। इस घग्गर नदी के बारे में आज चर्चा करते हैं, तो बने रहिए क्लास के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं घग्गर नदी के उद्गम की बात करें तो मेरे साथी आपने पढ़ा था कि घग्गर नदी उद्गम होता है हमने उद्गम के आधार पर दो प्रकार की नदियां पढ़ी थी। उद्गम के आधार पर कितने प्रकार की? इसे हमने उद्गम के आधार पर दो प्रकार की नदियां पढ़ी थी। एक तो नदी वो पढ़ी थी जिनका उद्गम हिमालय से होता है, वो तो कहलाई हिमालय नदी, और जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है वो कहलाती प्रायद्वीपीय नदियां। इसका उद्गम है वो कहां से होता है? हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी से। हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी से इसका क्या होता है भाई? किस तरह इसका होता है उद्गम। और यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर है कालका माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है? कालका माता का मंदिर। फिर अपन बात करें इसके समापन की या विलीन की, मैं बात करूं समापन या विलीन, तो यहां पर लिख सकते हैं कि सर इसका जो समापन होता है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास। फिर देखो अगर मैं बात करूं इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो मुख्यतः अपन बात करें तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है ये राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है, वह गंगानगर। आगे बात करेंगे तो ये चली जाएगी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास। देखो साथियों ये मुख्य मुख्य बात थी, और इसके एक विशेषता इसकी ये है कि ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से? राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ की टीबी तहसील से। हनुमानगढ़ की टीबी तहसील से ये राजस्थान में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। तो साथियों ये थोड़ी सी बात है, बाकी जो बातें हैं वो थ्योरी टाइपिकल है, तो इस चीज को थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन इस नदी को मैप के अंदर दर्शाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर अपन इसको मैप में दर्शाते हैं। ले लिया होगा आशा करता हूं इसका स्क्रीनशॉट। हमारी नदी चल रही है भाई, इस तरह हमारी नदी है वो नदी है घग्गर। गागरो पैन माथे खारी मेल ताकि सासु इयां को रूप बनाए और जिया रूपा रेल होगी, है ना। तो अपने घाघरा पढ़ रहे हैं, घग्गर नदी पढ़ रहे हैं, तो बना लें यूं करके एक छोटा सा मैप। ये लो भाई, ये आपका क्या है कि गुरुजी ओ मारो है प्यारो सो राजस्थान, है ना। ये क्या है आपका? राजस्थान है। अब इधर देखो अगर अपन बात करें तो इसका उद्गम होता है, यहां लिख लेता हूं,
उद्गम होता है कि सर हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी से, हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी। तो यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर है कालका माता का मंदिर। किस माता का मंदिर भाई? कि सर कालका माता का मंदिर बना हुआ है इसके पास में। यहां से देखो इस नदी का आ जाएगा उद्गम। ये लो है, ये पहाड़ी होगी और इसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है एक आपका मंदिर, और ये हो गया मंदिर, और ये मंदिर बना हुआ है कालका। यहां मंदिर से इस नदी का क्या होता है? उद्गम। और अपन बात करेंगे तो ये हनुमानगढ़ में यहां पर बात करेंगे थोड़ी सी ऊपर, जैसे इसको ऊपर बनाते हैं, यहाँ यूं बात करें तो यहाँ एक गांव पड़ता है टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव, और जिला आपका आ जाता है हनुमानगढ़। यहां से ये क्या करती है भाई? टिब्बी तहसील तलवाड़ा हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में क्या कर जाती है? कि सर यहां से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और जब ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है ना, तो यहाँ इसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सा भाग है, ये गहरा कर जाती है, गड्ढा सा बना जाती है, गर्त सा बना जाती है, जिसे बोलते हैं तलवाड़ा झील। जिसे क्या बोलते हैं? तलवाड़ा झील। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि सर यहाँ इसी नदी पर एक तलवाड़ा झील भी बनी हुई है। इसी नदी पर क्या है? तलवाड़ा झील है। फिर अपन यूं बात करेंगे, ये यूं बहेगी और यूं। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? कि सर 2 जिलों के अंदर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। उसके बाद हनुमानगढ़ के भी कई गांव शामिल कर दिए जाते हैं। गंगानगर में जैसे सूरतगढ़ हो गया, अनूपगढ़ हो गया, उसको भी शामिल किया जाएगा। फिर अपन बात करते हैं आगे, देखो यहाँ अंतिम जो पाकिस्तान अनूपगढ़ तक आती है, अंतिम में कहां तक आती है? राजस्थान के अंदर अंतिम बिंदु, राजस्थान में जो अंतिम बिंदु है ना, वो आपका क्या है? बिजौर अनूपगढ़, बिजौर अनूपगढ़ में पड़ता है। यहां राजस्थान के अंदर इसका अंतिम बिंदु माना जाता है। बिजौर अनूपगढ़ के अंदर राजस्थान में इसे क्या माना जाता है? इसे अंतिम बिंदु। और उसके बाद में अगर बात करें, बाढ़ आने पर इसका पानी आगे यहां तक पहुंच जाएगा। यहां पड़ता है भाई जो विलीन हो जाती है, जो विलुप्त हो जाती है, वो हो जाती है आपकी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ रही होगी। फिर अपन बात करें इस झील के अंदर, यहां पर एक ओटू झील भी है, तलवाड़ा झील भी है। इसी नदी पर एक ओटू झील और बनी हुई है, इसी नदी पर ओटू झील है। और अगर अपन बात करेंगे तो इसी नदी पर यहां पर एक बात करेंगे तो सभ्यताएं भी इस नदी पर कुछ बनी हुई है, इस नदी पर कुछ सभ्यताएं भी बनी हुई है। जैसे पहली सभ्यता होगी गोरियां कलाइयां, हरी हरी चूड़ियां, काली बंगा। कौन सी हो जाएगी? कि सर काली बंगा। दूसरी पीली बंगा। तीसरी हो जाएगी गुरु गोरखनाथ आए, बसंतरनाथ आए, रंगमहल जो भी आए। तीसरी कौन सी हो जाएगी?
कि सिर्फ 3 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा है, पीलीबंगा है और रंगमहल है। और अगर बात कर रहे हैं इसी झील के पास में आपका भटनेर दुर्ग भी बना हुआ है। इसी झील के पास में क्या है, भटनेर दुर्ग है भाई। अब देखो, आशा करता हूं यहां तक आपको एकदम ओके फिट हो चुकी होगी ये नदी। अब इसके देख लेते हैं अपन उपनाम की बात कर लेते हैं। इस नदी के भी कई उपनाम हैं, उन उपनामों के बारे में जानने की अपन कोशिश करेंगे। जानने की कोशिश क्या, हम जानेंगे हर हालात के अंदर। यहां लिख लेते हैं अपन इसके उपनाम। चलो दोस्तों एक बार इसको उतार लो, फिर अपन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको लिख लेते हैं थोड़ी सी कि कहां से क्या क्या विशेषता है इसकी, वो चीज जानने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। देखो घग्गर नदी का बात करते हैं उपनाम की। घग्गर नदी के उपनाम की बात करते हैं। तो देखो ये नदी एक ऐसी नदी है जो धोखा देती है। जो क्या करती है, धोखा देती है, बेवफा है, धोखा दे जाती है। पाकिस्तान वालों को तो इतना धोखा देती है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, क्यों नहीं आते बार बार। ये इतनी एक ऐसी नदी है एकमात्र जो यानी कि कई बार लारा वापस अलगा जे जना ये कई बार क्या होती है, पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, कई बार नहीं जाती। तो पाकिस्तान के लिए कई बार जब नहीं जाती है तब ये नट जाती है। नटनो यानी कि मना करना कि मैं उस जिले के अंदर नहीं जाऊंगी, ये नट जाती है, तभी इसको एक नाम दिया जाता है कि सर इसको नट नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नट नदी। फिर टावरों में तरह की बात बताई कि वो नदी जो चलती चलती धरती का आंतरा में बढ़ जाए, बिन बोला मां आंतरिक नदी। और ये नदी ऐसी है कि चलती चलती नीचे जमीन में मर जाती है, विलुप्त होने के बाद मर जाती है। इसी कारण यानी कि इसका पानी आगे तक नहीं जा पाता। तो ई खातिर ये बोल रहे हैं मृत नदी। क्या बोल रहे हैं, मृत नदी। ठीक है, अब आने तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये पाकिस्तान वालों के लिए धोखेबाज है। पाकिस्तान के साथ क्या करती है, धोखा करती है। तो पाकिस्तान वाले इसको हकरा कहते हैं। पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं, हकरा, बेवफा। तुम तो बड़े बेवफा निकले, है ना, तुम तो बड़े बेवफा निकले। नट नदी, मृत नदी, हकरा, बेवफा। फिर अपन बात करें तो सर हमें धोखा दे दिया इसने, धोखा देंगे तो हमें भैया शौक लगेगा। बात है सीधी सी, धोखा दोगे तो क्या लगेगा, शौक लगेगा। तो इसी ने भी क्या किया, सर धोखा दिया, हमें कई बार आ जाती है, कई बार नहीं आती है, हमें क्या लग गया, शौक लग गया। और शौक पूरे राजस्थान को लग गया, तो इसी को बोलते हैं राजस्थान का शौक। इसी क्या बोलते हैं, राजस्थान का शौक कहते हैं। फिर अपन बात करें नदी तमो भी कहते हैं इसको, नदी तमो, द्वेष दोषी भी कहते हैं भाई, वैदिक नदी भी कहते हैं इसको, सरस्वती भी कहते हैं, नाड़ी भी बोल रहे हैं, चौताल नदी भी कहते हैं, सोतर नदी भी कहते हैं इसको, और नट नदी, मृत नदी, हकरा, बेवफा, राजस्थान का शौक, नदी तमो, द्वेष ग्रंथि, वैदिक नदी, सरस्वती नदी, नाड़ी, चौतांग, सोतर नदी, और आपका रह जाएगा वही, हाँ इसको एक अंतरराष्ट्रीय नदी भी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। देखो उसके बाद अपन बात करें, ये थे इसके मुख्य नाम। फिर हम बात करते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र। तो ध्यान रखना गंगानगर और हनुमानगढ़ के
गंगानगर और हनुमानगढ़। जो क्षेत्र आता है गंगानगर में हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र आता है उसमें इसको बोलते हैं नाड़ी या थली। पाकिस्तान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो इसको बोलते हैं, और इसी नाड़ी बोलते हैं, थली बोलते हैं। यहाँ पर आसपास में जिस क्षेत्र में चावल होता है ना वहां राइस बेल्ट भी आता है, उसके राइस बेल्ट बोलते हैं। तो पूछा जाता है राइस बेल्ट किस नदी से संबंधित है, तो चावल बेल्ट किससे संबंधित हो जाएगा, इसे घग्गर नदी से। पाकिस्तान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको बग्गी बोलते हैं। क्या कहते हैं, पाकिस्तान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो बग्गी कहलाता है। इसकी लंबाई की अपन बात करें तो लंबाई इसकी होती है भाई 465 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर है। कई बुकों के अंदर दे रखा है भाई मेरे भाई 495 किलोमीटर, और ये राजस्थान में बहती है कितनी, इस राजस्थान में 100 किलोमीटर बहती है। राजस्थान कितनी बहती है मेरे साथियों, 100 किलोमीटर बहती है। तो ये थी आपकी घग्गर नदी, और घग्गर नदी आपकी हो चुकी है भाई पूरी। बस इतना से क्षेत्र था। उतार लो, इसे नोट कर लो, फिर अपन आगे दूसरी नदी पढ़ते हैं भाई। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन पढ़ेंगे कांकरी नदी। आंतरिक प्रवाह की जो दूसरी नदी आती है वो आती है आपकी कांतली नदी। कौन सी नदी आती है, कांतली। सबसे पहले देखेंगे इसका उपनाम। तो इसे मेरे भाई लोगों जो इसका उपनाम है वो है कांटली नदी। कौन सी नदी, इस नदी को कांटली नदी भी कहते हैं। और फिर अपन बात करेंगे इसके उद्गम की। तो भाई इसका जो उद्गम होता है वो गांव है आपका रेवाशा। रेवाशा का नाम खंडेला की पहाड़ी सीकर से। खंडेला की पहाड़ी सीकर से क्या होता है भाई इसका खंडेला की पहाड़ी सीकर से हो जाता है इसका उद्गम। अगर पूछ लिया जाए विलुप्त समापन की बात है, विलीन समापन, तो हम लिख सकते हैं कि सर इसका जो समापन होता है वो होता है चूरू की सीमा पर। चूरू की सीमा पर मंडेला नामक स्थान पर। किस स्थान पर, मंडेला नामक स्थान पर इसका क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाती है। देखो ज्यादा मैं नहीं लिखाऊंगा, बस मुख्य मुख्य बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है वही भी बताऊंगा। मंडेला नामक जगह पर ये क्या हो जाती है भाई, सर मंडेला नामक जगह पर ये क्या हो जाती है, ये मंडेला नामक जगह पे समाप्त हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं कि सर इसमें मुख्य सभ्यता कौन कौन सी, यानी सभ्यताओं की बात करें तो यहाँ दो सभ्यताएं आती है। कितनी सभ्यताएं आती है कि सर दो आती है। एक आती है आपकी गणेश्वर सभ्यता, एक आती है आपकी गणेश्वर सभ्यता, और एक अपनी आ जाती है, तो गणेश्वर होगी, दूसरी आ जाएगी भाई आपकी सुनारी सभ्यता। जो सुनारी सभ्यता है ये पड़ती है भाई झुंझुनू के अंदर, और जो गणेश्वर सभ्यता है ये पड़ती है आपकी नीम का थाना सीकर। और एक बात नोट लगा के लिखना दोस्तों कि बीकानेर व चूरू में कोई नदी नहीं है। बीकानेर व चूरू में कोई नदी नहीं है। ये लो मेरे साथियों,
इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं मैप में दर्शा देता हूं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। फिर अपन इसको थोड़ी सी मैप में पढ़ लेते हैं आज। यहां पर बना लेते हैं मैप। यहां पर बात करेंगे सीकर से, इसका क्या होता है भाई, उद्गम होता है। सीकर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। यानी कि यहां लिख सकते हैं उद्गम की बात करें तो रेवासा ग्राम, खंडेला की पहाड़ी सीकर, खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका क्या हो जाता है, इस खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम होता है। फिर अपन बात करें यूं बहेगी भाई, यूं जाएगी झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू में जाकर फिर यूं घूम जाएगी और इधर आकर आपकी चूरू की सीमा पर ये क्या हो जाएगी, यहां आ जाती है चूरू की सीमा। और इस चूरू की सीमा पर वो क्या हो जाती है, विलुप्त। चूरू की सीमा पर क्या हो जाएगी, विलुप्त। फिर अपन बात करें यहां नीम का जो थाना पड़ता है, यहां पर आपकी सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, किस हम बोल देंगे गणेश्वर सभ्यता। कहां पर है गणेश्वर सभ्यता, तो सर नीम का थाना पड़ता है सीकर में। नीम का थाना कहां पड़ता है भाई, सीकर के अंदर पड़ता है। और पूछ दिया जाए ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसको मानते हैं, तो ध्यान रखना गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी मानते हैं। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, सभ्यता की जननी भी कहते हैं इसको। फिर अपन बात करें यहां इसी झुंझुनू के अंदर एक आपकी यहां पड़ जाती है, उसका नाम है भाई सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कहां है, तो अपन लिख सकते हैं कि सर सुनारी सभ्यता आपकी झुंझुनू में है। सुनारी सभ्यता कहां है, तो अपन लिख सकते हैं कि सर सुनारी सभ्यता वो किस जिले में है, कि सर सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है भाई। देखो फिर अगर पूछ लिया जाए कि झुंझुनू को दो भागों में बांटती है ये, अगर झुंझुनू को बगड़ नामक जगह पर, बगड़ नामक जगह पर झुंझुनू का विभाजन करती है, झुंझुनू का विभाजन करती है बगड़ नामक जगह पर। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो भाई देखो जो सीकर में है प्रवाह क्षेत्र वो तो कहलाएगा तोरावाटी। सीकर में इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, किसर तोरावाटी। और झुंझुनू में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाएगा भाई बीड। क्या कहलाएगा, किसर बीड कहलाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इतने में मैं 2 घूंट चाय पी लेता हूं, फिर अपन आगे देखते हैं। फिर अपन जानेंगे आगे। फिर आगे लेना भाई कांकनी नदी। यहां मैप में बना लेते हैं
सीधे सीधी मैप में दर्शा दूंगा। यहां पड़ता है आपका एक गांव, उस गांव का नाम है भाई कोठारी। कई बार ऑप्शन में आता है कैलवा गांव, कई बार आता है लोदरवा गांव। तो ध्यान रखना, कोठारी गांव, कहलवा, लोदरवा, ये तीनों पढ़ते हैं, यानी कि एक ही गांव के नाम है और तीनों तीनों पढ़ते हैं वही जैसलमेर के अंदर। और यहां से आपकी कांकरी नदी का क्या हो जाता है कि गुरुजी उद्गम, क्या हो जाता है उद्गम। कुछ बहने के बाद, कुछ दूरी बहने के बाद, कुछ दूरी बहने के बाद ये बुझ झील के अंदर मिल जाती है। बुझ झील में ये क्या हो जाती है, यहां लिख सकते हैं इसका जो समापन है वो कर सकते हैं कि सर बुझ झील। कौन सी समापन कहां होता है कि सर बुझ झील। और कुछ किलोमीटर बहने के बाद में लगभग कितने किलोमीटर, तो यहां लिख सकते हैं कि सर 17 किलोमीटर बहने के बाद, यानी कि इसकी लंबाई कितनी मानी गई है 17 किलोमीटर। और लंबाई 17 किलोमीटर होने के कारण, लंबाई 17 किलोमीटर होने के कारण इसे आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी किसे बोलते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि 17 किलोमीटर बहने के बाद